हेलो एवरीवन। अपना सेकंड पार्ट है। एंटीजेनिक का फर्स्ट लेक्चर अपलोड हो चुका है। अब ये सेकंड है वाटर सोल्यूबल ड्रग्स। तो वाटर सोल्यूबल ड्रग्स जो हमारे ये एसिटिल कोलिन स्टेरेस इनहिबिटर, ये जो रिवर्सिबल है, उसमें हमने देखे थे रिवर्सिबल में जो है दो टाइप होती है, लिपिड सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल। लिपिड सोल्यूबल हमने देख लिया, वाटर सोल्यूबल देखना है तो उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि नियोस्टैग्मिन, पाइरिडोस्टैग्मिन एंड हाइड्रोफोनियम। ओके, ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं। देन अब इनको जो है ना हम ओरली नहीं ले सकते, नियोस्टैग्मिन, पाइरिडोस्टैग्मिन, क्योंकि हमने देखा था वाटर सॉल्युबल ड्रग्स है तो वो इजीली जो है पोलराइज्ड हो जाएंगे अगर हमने उसको ओरली लिया, तो इसलिए हम उसको इंजेक्टेबल देते हैं। और ये कॉर्निया को पास नहीं कर पाते, इसलिए हम ग्लोकोमा में यूज़ नहीं करते हैं। और एट्रोपिन और एट्रोपिन की पॉइजनिंग में और अल्जाइमर डिसीज़ में भी हम इसको यूज़ नहीं करते। देन अब अल्जाइमर डिसीज़ में क्यों यूज़ नहीं करते हमको पता है, क्योंकि वो सेंट्रली एक्टिंग होती ही नहीं वाटर सॉल्युबल, इसलिए हम लिपिड सॉल्युबल यूज़ करते हैं, वाटर सॉल्युबल यूज़ नहीं करते हैं। अब हम देखते हैं इसको हम किस में यूज़ करते हैं। इंडिकेशन, दिस कैन बी यूज फॉर माइस्थेनिया ग्रेविस के वास्ते, कोबरा बाइट और रिवर्सिबल ऑफ मसल रिलैक्सेंट और पोस्ट ओपी पैरालिटिक इलियस, पोस्ट ऑपरेटिव यूरिन रिटेंशन। अब देखिए, अब इसमें क्या होता है ना, एक तो निकोटिनिक यूज़ होगा और एक मस्करिनिक यूज़ होगा। मतलब वाटर सॉल्युबल हमको कब यूज़ करना है, एक तो निकोटिनिक यूज़ में और मस्करिनिक यूज़ में। अब देखिए निकोटिन के यूज़ में देखते हैं तो हम इसमें क्या करते हैं पता है क्या, निकोटिन के यूज़ में एट्रोपिन ऐड करते हैं। अब एट्रोपिन क्यों ऐड करना है, हम क्या चाहते हैं भाई, अगर हम हमारा एसिटिल कोलिन हम बढ़ा रहे हैं तो हम ये नहीं चाहते कि भाई उसके पेरीफेरी यानी M1 M2 M3 में कोई इफेक्ट हो, इसलिए हम क्या करते हैं एट्रोपिन देकर उसको ब्लॉक कर देते हैं। एट्रोपिन देकर हम M1 M2 M3 को ब्लॉक कर देते हैं ताकि उसके जो दूसरे साइड इफेक्ट है वो नज़र ना आए। तो पहले देखते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस का ट्रीटमेंट। अब माइस्थेनिया ग्रेविस है क्या, इट ऑकर्स ड्यू टू अ फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी अगेंस्ट एनएम रिसेप्टर, दिस लीड्स टू ब्लॉकेड ऑफ दीज रिसेप्टर्स बट एंड द मसल वीकनेस। मतलब क्या भाई, जो अपने रिसेप्टार्स होते हैं तो इसमें क्या हो जाता है, एनएम रिसेप्टर जो होते हैं नर्व मसल, तो उनमें क्या होता है ब्लॉक होता है। मतलब जो एनएम रिसेप्टर होता है उसके खिलाफ ही क्या होते हैं एंटीबॉडीज़ बनते हैं। अगर एनएम के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनेंगे तो बेसिक बात है कि भाई एनएम रिसेप्टर रहेंगे नहीं। अगर एनएम रिसेप्टर नहीं रहे तो मसल कैसे हो जाएंगे, वीक हो जाएंगी, क्योंकि उनको कोई स्टिमुलस नहीं मिलेगा और वो स्टिमुलस ना मिलने की वजह से वीकनेस आ जाएंगी मसल में, यानी मसल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो पाएंगे कुछ। तो माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है, एंटीबॉडीज़ बनते हैं एनएम रिसेप्टर के अगेंस्ट। और उसके कुछ मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या होता है, आईलिड गिर जाती है, मतलब पटोसिस हो जाता है, आईलिड डाउन हो जाती है, लिवर्टर पाल्पेब्रली सुपीरियरिस का पैरालिसिस हो जाता है, ये मोस्ट कॉमन होता है। देन कोलिनर्जिक क्राइसिस इज अपोजिट कंडीशन इन विच देर इज अ ओवर स्टिमुलेशन ऑफ एनएम रिसेप्टर बट इट ऑल्सो प्रेजेंट विद अ मसल वीकनेस। यानी क्या, देखिए अगर आपने एनएम रिसेप्टर को बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट कर दिया तब भी मसल वीकनेस हो जाएंगी, या एनएम रिसेप्टर तक वो कोई हमारा स्टिमुलस ही नहीं पहुंच रहा है तो उसमें भी मसल वीकनेस हो जाएंगी। तो कोलिनर्जिक क्राइसिस मतलब क्या, जिसमें एनएम रिसेप्टर बहुत ज़्यादा ओवर स्टिमुलेट हो जा रहा है, यानी एसिटिल कोलिन बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा देर तक ओवर स्टिमुलेशन हो जा रहा है, तो तब क्या हो जाएगा, मसल वीकनेस हो जाएंगी, काम काम करके थक जाएंगी। दूसरी मसल वीकनेस कब आएंगी कि भाई अगर उसके खिलाफ कोई एंटीबॉडीज़ बन गई एनएम रिसेप्टर के, तब भी मसल वीकनेस होंगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि भाई कौन सी मसल वीकनेस है, मीन्स कोलिनर्जिक क्राइसिस की वो मसल वीकनेस है या माइस्थेनिया ग्रेविस की मसल वीकनेस है। इसलिए हम क्या करते हैं, हाइड्रोफोनियम टेस्ट करते हैं। अब हाइड्रोफोनियम टेस्ट को क्या बोलते हैं, टेंसिलॉन टेस्ट। अब टेंसिलॉन टेस्ट में क्या करते हैं, पहले यूज टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन माइस्थेनिया एंड कोलिनर्जिक क्राइसिस, यानी ये मसल वीकनेस किस वजह से हो रही है, एनएम रिसेप्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनने की वजह से हो रही है या ओवर स्टिमुलेशन ऑफ एनएम रिसेप्टर की वजह से हो रही है। तो पहले होता है आईवी हाइड्रोफोनियम, जो हम आईवी देते हैं, मतलब हाइड्रोफोनियम कैसे हम आईवी देते हैं। फिर ये क्या होती है, हाइड्रोफोनियम कैसे शॉर्ट एक्टिंग होती है 10 मिनट के लिए। अगर देखिए सपोज करिए कोलिनर्जिक क्राइसिस रहा, यानी बहुत ज़्यादा ऑलरेडी कोलिनर्जिन है और उसमें से हमने क्या किया, हाइड्रोफोनियम दे दिया। अब हाइड्रोफोनियम क्या होता है, वाटर सोल्यूबल ड्रग है, यानी रिवर्सिबल एसी इनहिबिटर है वाटर सोल्यूबल में, ठीक है, यानी एसिटिल कोलिन बढ़ाएगा। अब बॉडी में ऑलरेडी एसिटिल कोलिन है, ऊपर से हमने क्या किया, इनहिबिटर दे दिया एसिटिल कोलिन स्ट्रेस का, यानी और ज़्यादा एसिटिल कोलिन हो जाएगा, यानी उसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारी जो कंडीशन है वो और ज़्यादा बिगड़ जाएंगी। यानी अगर कंडीशन बहुत ज़्यादा बिगड़ गई यानी वो क्या होगा, कोलिनर्जिक क्राइसिस होगा। और अब माइस्थेनिया ग्रेविस उसका अपोजिट ले लीजिए, हमारा क्या हो गया, एंटीबॉडीज़ बन गए एनएम रिसेप्टर के अगेंस्ट में। अब हम क्या चाहते हैं, एनएम रिसेप्टर के अगेंस्ट में जो हमारी एंटीबॉडीज़ बन गई, अब हम चाहते हैं कि भाई हमारा जो है फिर से वो काम करने लगे एनएम रिसेप्टर, तो इसलिए हम क्या करते हैं, एसिटिल कोलिन बढ़ा देते हैं। तो माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या हो रहा है, हमने क्या किया था,
हिड्रोफोनियम दिया था, जिसकी वजह से एसिटिलकोलिन बढ़ गया, इसलिए माइस्थेनिया ग्रेविस की कंडीशन में क्या हो रही है, इंप्रूव हो जा रही है 10 मिनट के अंदर। तो वही देखना है, अगर बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई तो कोलिनर्जिक क्राइसिस है, और अगर बहुत मतलब कंडीशन अच्छी दिख रही है तो मतलब वो क्या होगा, माइस्थेनिया ग्रेविस होगा। अब देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस। नियोस्टैग्मिन और पाइरोडोस्टैग्मिन आर यूज्ड। पाइरोडोस्टैग्मिन लॉन्गर एक्टिंग देन नियोस्टैग्मिन है, ठीक है। पाइरोडोस्टैग्मिन एंड नियोस्टैग्मिन बोथ हैव एडिशनल डायरेक्ट अगोनिस्ट एक्शन एट एनएम रिसेप्टर, यानी एनएम रिसेप्टर को ज्वाइन कर बाइंड कर जो है उसका पूरा काम करेंगी, यानी एनएम रिसेप्टर को पूरा अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, स्टिमुलस दे सकती है। एट्रोपिन इज एडेड टू रिड्यूस द मस्करिंग साइड इफेक्ट ऑफ एसिटिलकोलिन जनरेटेड, यानी वही कि एट्रोपिन को हम क्यों यूज़ देते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस में। देखिए एट्रोपिन जो है ना ड्रग ऑफ चॉइस, या एट्रोपिन कोई काम नहीं कर रहा है माइस्थेनिया ग्रेविस में, उसका कोई रोल नहीं है माइस्थेनिया ग्रेविस को उसमें कोई मतलब वो ठीक नहीं कर रहा है, उन्हें क्या कर रहा है, बस मस्करिन रिसेप्टर के साइड इफेक्ट ना हो इसलिए हम उसको एट्रोपिन दे रहे हैं। बाकी जो हमारी ड्रग ऑफ चॉइस है या जो हमारा मेन रोल प्ले कर रहा है वो कौन कर रहा है, वाटर सॉल्युबल ड्रग्स कर रहे हैं, यानी नियोस्टैग्मिन पाइरोडोस्टैग्मिन वो कर रहे हैं। और हिड्रोफोनियम इसलिए यूज़ कर रहे हैं, हम उसको टेस्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं कि कोलिनर्जिक क्राइसिस है या माइस्थेनिया ग्रेविस है। अब हम देख लेते हैं इरिवर्सिबल एसिटिलकोलिन स्टोरेज। अब इसमें क्या होता है कि एसिटिलकोलिन को इरिवर्सिबली हमने बंद कर दिया, जिसकी वजह से एसिटिलकोलिन बहुत बढ़ गया। एसिटिलकोलिन बहुत बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, स्टमक की एसिडिटी कम हो जा रही है, वो कम हो रही है, फिर इसमें क्या होगा, ठीक है, एसिडिटी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कम नहीं बढ़ जा रही, क्यों, क्योंकि ये तो इरिवर्सिबल है ना, तो एसिटिलकोलिन तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी M1 रिसेप्टर जो है बहुत ज़्यादा ओवर स्टिमुलेट हो जाएगा, यानी एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, ब्रैडीकार्डिया हो जाएगा। ओके, अब इसमें क्या होता है, इरिवर्सिबल में दो टाइप होते हैं, ऑर्गेनोफॉस्फेट की एक पॉइजनिंग हो सकती है, कार्बामेट्स की एक पॉइजनिंग हो सकती है। देखिए अब उसमें क्वेश्चन में कैसा आएगा कि भाई एक कोई फार्मर है, फार्मर को जो है बहुत ज़्यादा ब्रैडीकार्डिया हो रहा है, बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही है, वो आपके पास आया, मतलब बेसिकली फार्मर्स में जैसे कि देखिए मैलाथियोन और पैराथियोन जो है ये मलेरिया और मॉस्किटो को जो कंट्रोल करने के लिए हम डालते हैं, हम उसमें यूज़ करते हैं मैलाथियोन और पैराथियोन, ये मलेरिया के लिए। अब जो कार्बाइल होता है, कार्बाराइल जो होता है ये हम कॉकरोच को उसको किल करने के लिए होता है, अगर बाई चांस किसी ने गलती से खा लिया वो कर लिया तो वो उसको इस सब की पॉइजनिंग हो जाएंगी, यानी कार्बामेट्स की और ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग हो जाएंगी। और ये क्या करते हैं, इरिवर्सिबली एसिटिलकोलिन एस्टरेज को इनिबिट कर देते हैं इरिवर्सिबली। अब हम ये तो नहीं चाहते कि वो बहुत ज़्यादा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाए, इसलिए अब हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं कि पहले क्या है, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। तो इसमें हमको क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या दिखेंगे कि अब कोई आया ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के साथ, तो एक तो एसिडिटी बहुत बढ़ जाएंगी, क्यों, क्योंकि भाई रिवर्सिबल इनिबिटर है, एसिटिलकोलिन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, M1 रिसेप्टर बहुत ज़्यादा काम करने लगी इसकी वजह से, इसलिए एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। M2 रिसेप्टर का सेम हाल, ब्रैडीकार्डिया हो जाएगा। M3 में पिन पॉइंट प्यूपिल, यानी प्यूपिल इतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, एकदम पिन पॉइंट, एकदम बहुत एकदम शार्प, एकदम छोटा पॉइंट बन जाएगा। देन सिक्रीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, डायरिया होगा, यूरिनेशन हो जाएगा, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगा, ठीक है। M1 M2 M3 ये बहुत ज़्यादा ब्रैडीकार्डिया हो रहा है, पिन पॉइंट म्यूटेशन हो रहा है, सिक्रीशन हो रहा है, एसिडिटी हो रहा है, तो मे बी मसल कोमा में भी जा सकता है। NM रिसेप्टर भी बहुत ज़्यादा काम करने लगेंगे, इसलिए वीकनेस भी हो सकती है, और NN रिसेप्टर की वजह से टैकीकार्डिया और हाइपरटेंशन भी हो सकता है। अब हम देख लेते हैं पिन पॉइंट म्यूटिल जो है, पिन पॉइंट प्यूपिल हमको किस किस पॉइजनिंग में दिखेगा। तो उसका बेसिक ट्रिक है O2P2। O2 मतलब क्या, O यानी ऑर्गेनोफॉस्फेट की और कार्बामेट की पॉइजनिंग, और O से ओपॉइड की पॉइजनिंग। फिर P से पॉन्टाइन हेमरेज और फिनॉल यानी कार्बोलिक एसिड की पॉइजनिंग। बेसिकली ज़्यादातर पॉइजनिंग में ही हमको पिन पॉइंट प्यूपिल दिखता है, एक पॉन्टाइन हेमरेज में भी दिखता है, ठीक है। ये तो समझ में आ गए क्लिनिकल फीचर्स कि भाई इरिवर्सिबल इनिबिटर होने की वजह से क्या क्या हमको क्लिनिकल फीचर्स दिखेंगे। देन निकोटिनिक सिम्टम्स NN आर एक्सट्रीमली रेयर इफ pinpoint pupil with increase in secretion are present, diagnosis of OP poisoning is almost sure। यानी जो हमारे पिन पॉइंट प्यूपिल और बहुत ज़्यादा सिक्रीशन, यानी सलाइवरी ग्लैंड बहुत ज़्यादा, उसके हाथों को पसीना आ रहा है, यानी स्वेटिंग हो रही, तो ये उसके सिक्रीशन और पिन पॉइंट प्यूपिल पे से हम कंफर्म कर लेते हैं कि भाई इसको ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग हुई है। देन अब हम उसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं। तो अब देखिए अब क्या हो रहा है, एसिटिलकोलिन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब हम ये चाहते हैं कि भाई एसिटिलकोलिन जो है ना ये हमारे रिसेप्टर को बाइंड ना करे, यानी M1 M2 M3 को ब्लॉक ना करे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने देखा था कि M1 M2 M3 को कौन ब्लॉक करता है, एट्रोपिन। तो हम क्या देंगे यहाँ पे, एट्रोपिन देंगे, ताकि भाई एसिटिलकोलिन कितना भी ज़्यादा रहे,
और इसमें अगर हमने इसको ब्लॉक कर दिया, ये ब्लॉक करने की वजह से क्या होगा कि जो एसिटिल कोलिन, जैसे सपोज करिए पहले जहाँ 100 इस पर बाइंड हो रहा था, एट्रोपिन कुछ तो इस पे बाइंड होगा, 30 पे तो बाइंड होगा, यानी इसका जो 30 पे बाइंड हो गया तो उसी वजह एसिटिल कितने पे काम कर पा रहा, 70 पे काम कर रहा, यानी इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे, कम कम होते जाएंगे। अब देखिए एट्रोपिन भी हम कैसे भी नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा एट्रोपिन दे दिया तो बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो गए, यानी फिर उसमें भी टेंशन आ जाएगा, मतलब फिर ब्रेडिकार्डिया की जगह क्या हो जाएगा, टैकीकार्डिया हो जाएगा, एसिडिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी, सिक्रीशन बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी, तो हम ये भी नहीं चाहते। तो हम क्या करते हैं, एट्रोपिन को IV देते हैं और 5 मिनट तक रुकते हैं। जैसे कि एक बार IV दे दिया, हम 5 मिनट में देखेंगे कि भाई इसका ब्रेडिकार्डिया जो है नॉर्मल हो गया क्या, यानी हार्ट रेट नॉर्मल हो गई क्या, इसका सिक्रीशन नॉर्मल हो गए क्या। अगर हमको साइन दिखे तो हम रोक देंगे, मतलब 5-5 मिनट में देखना है हमको, गिवन बाय IV रूट इन एवरी 5 मिनट टिल साइंस ऑफ एट्रोपिनाइजेशन ऑकर। यानी क्या, वही अगर 5 मिनट के अंदर उसको साइन दिख गए कि भाई एसिडिटी नॉर्मल हो गई, ब्रेडिकार्डिया के जो है नॉर्मल, हार्ट रेट नॉर्मल हो गई, पिन पॉइंट प्यूपिल भी जो है नॉर्मल हो गया, ये सब हुआ तब हम एट्रोपिन रोक देंगे। अगर वो सब नहीं दिखा फिर और 5 मिनट बाद एक बार एट्रोपिन देंगे, अगर फिर भी नहीं हुआ फिर और 5 बार ऐसे देंगे। एट्रोपिन कैनॉट रिवर्स मसल वीकनेस, यानी क्या, देखिए अब एनएम पे जो है ना, जो एनएम रिसेप्टर, ये सॉरी मसल वीकनेस, हाँ यस, एनएम रिसेप्टर्स जो होते हैं ना, उनको एट्रोपिन की बहुत ज़्यादा भी हम वो नहीं कर सकते, एट्रोपिन बहुत ज़्यादा दिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं दे सकते। अगर एट्रोपिन वो बहुत ज़्यादा दिए तो M2 M1 M2 M3 पूरे बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए एट्रोपिन कैन नॉट रिवर्स मसल वीकनेस बाय एन, मतलब जो मसल वीकनेस होती है उसको रिवर्स तो नहीं कर सकता है एट्रोपिन। ओके, अब साइन ऑफ एट्रोपिनाइजेशन, यानी क्या, देखिए यहाँ क्या हो रहा था, सिक्रेशन बढ़ रहे थे, तो एट्रोपिनाइजेशन में क्या होंगे, सिक्रेशन कम हो जाएंगी। यहाँ क्या हो रहा था, पिन पॉइंट पीपल, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मिड्रियासिस हो जाएगा, और हार्ट रेट जो है 100 से ऊपर रहेंगी, मतलब बहुत ज़्यादा कम नहीं रहेंगी, जैसे 80 90 या 60 70 नहीं रहेंगी, बहुत ज़्यादा ब्रेडिकार्डिया नहीं होगा, हार्ट रेट नॉर्मल रहेंगी। ओके, साइन ऑफ एट्रोपिनाइजेशन में क्या होता है, मोस्ट रिलायबल और मोस्ट स्पेसिफिक क्या होता है, सिक्रीशन कम होना, और मोस्ट कॉमनली यूज साइन क्या होता है हमारा, मिड्रियासिस होता है। देखिए वापस समझिए, एट्रोपिनाइजेशन, सिक्रीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा था, यहाँ क्या हो जाएगा, ट्रीटमेंट ऑफ एट्रोपिन में क्या हो जाएगा हमारा, साइन ऑफ एट्रोपिनाइजेशन में क्या हो जाएगा, सिक्रीशन कम हो जाएंगे। यहाँ पर क्या हो रहा था, पिन पॉइंट पीपल, हमने इसको ब्लॉक ही कर दिया M3 को, तो पिन पॉइंट पीपल से क्या होगा, मिड्रियासिस हो जाएंगे, जहाँ मियोसिस हो रहा था क्या हो जाएगा, मिड्रियासिस हो जाएगा, और हम मिड्रियासिस ही बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और मोस्ट स्पेसिफिक यानी क्या होता है, सिक्रीशन की, सिक्रीशन कम होने लगा तो मतलब ये मोस्ट स्पेसिफिक साइन। देन अब हम ये पैम यानी ऑक्साइम्स ACE रीएक्टिवेटर्स, देखिए यहाँ क्या हो जा रहा था, हमारा जो है इरिवर्सिबल था, ठीक है, एसिटिल कोलिन ईस्टरेज क्या था, इरिवर्सिबली बाइंड कर रहा था, यानी इरिवर्सिबली उसको इनएक्टिव कर रहा था। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इसको अब हम ये सोचा कि भाई एसिटिल कोलिन ईस्टरेज को ट्राई करते एक बार रीएक्टिवेट करने का, लेकिन ये जो है सिर्फ ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग में काम आता है, कार्बामेट के, ओपॉइड के या फिनॉल के उसके पॉइजनिंग में हम यूज़ नहीं कर सकते। जो पैम है, जो जी पैम डैम जो भी ऑक्साइम्स जो होते हैं, ऑक्साइम किस में काम आते हैं, बस ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग में। ऑक्साइम्स ऑलवेज इज यूज इन ओनली ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग में, दूसरे पॉइजनिंग में काम आते हैं कि नहीं। तो ये पैम करता क्या है, पैम और डैम करते क्या है, पैम मतलब क्या, प्राइलेडॉक्सिन एंड डी एसाइटिल मोनोक्साइड, ये क्या होते हैं, ये ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है, ये बस इफेक्टिव ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग में इफेक्टिव है। पैम एक्ट ऑनली पेरीफेरी, डैम हैज़ बोथ सेंट्रल एज वेल एज पेरीफेरल एक्शन, यानी क्या, ये जो है CNS में, ब्रेन में भी जाके काम करेगा, वहाँ को रिएक्टिवेट कर सकता है इनिबिटर। देखिए अब रिएक्टिवेट करना है ना, तो इसको जो है बहुत लंबा समय का टाइम लगता है, मतलब बहुत अच्छा खासा टाइम लगता है, वो लगता है। इसलिए हम जो है ना, अगर किसी को पॉइजनिंग हो रही तो अब हम उसको ऐसा तो नहीं कि भाई 1-2 महीने तक ट्रीटमेंट चालू रखेंगे, 1-2 हफ्ते तक ट्रीटमेंट चालू करेंगे, जब का तब हमको चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं, एट्रोपिन दे देते हैं, ना कि पैम और डैम के साथ हम खेलते नहीं बैठेंगे, ऑक्साइम्स के साथ खेलते नहीं बैठेंगे। हाँ, अगर बहुत कम पॉइजनिंग और हम चाहते हैं कि भाई पूरा अच्छे से रिकवर हो जाए, तब हम पैम और डैम देंगे, यानी ऑक्साइम्स देंगे, उसे वो रिएक्टिवेट करेंगे एसिटिलकोलिन ईस्टरेज के इनिबिटर को। बट ये सिर्फ ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग में यूज़ होगा, बाकी किसी भी पॉइजनिंग में हम इसको यूज़ नहीं करते, ये ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है, ठीक है। बाकी जो है देखिए, पैम और डैम से जो है ना जान तो नहीं बचने वाली, जान सिर्फ एट्रोपिन से ही बचने वाली है, इसलिए हम एट्रोपिन को ड्रग ऑफ चॉइस बोलते हैं। एक बार हम देख लेते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा। वाटर सोल्यूबल ड्रग्स देखे हमने, जो नियोस्टैग्मिन, पाइडोस्टैग्मिन, एड्रोफोनियम होते हैं। फिर हम उनका यूज़ देखा है, जिसमें हम एक में एट्रोपिन यूज़ करते हैं, दूसरे में एट्रोपिन यूज़ नहीं करते हैं।
एट्रोपिन हम किस में यूज़ करते हैं, माइस्थेनिया ग्रेविस की ट्रीटमेंट में, कोबरा बाइट में, रिवर्सल ऑफ मसल रिलैक्सेंट में। देन रिवर्सल ऑफ मसल रिलैक्सेंट में हम एट्रोपिन को ऐड करते हैं विथ पायरिडोस्टैगमिन और नियोस्टैगमिन, ताकि पेरीफेरल जो इफेक्ट है वो ब्लॉक हो जाए। देन माइस्थेनिया ग्रेविस का ट्रीटमेंट देख लिया, हाइड्रोफोनियम टेस्ट देख लिया, हाइड्रोफोनियम को हम टेंसिलॉन टेस्ट कहते हैं। फिर हमने उसका ट्रीटमेंट देख लिया माइस्थेनिया ग्रेविस का। देन रिवर्सिबल एसिटिलकोलिन इस तरह हमको कहाँ दिखते हैं, कि कार्बेट और ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग में, जैसे कार्बाइल हमको कॉकरोच किल करने में हम यूज़ करते हैं अगर बाई चांस किसी ने खा लिया, या मलेरिया मॉस्किटो को जो कंट्रोल करने के लिए जो ड्रग्स होते हैं वो मेलाथोनिन पैराथोइन होते हैं, पैराथाइन, तो अगर वो हमने बाई चांस किसी ने खा लिया गलती से, या उसमें बहुत ज़्यादा उसका एक्सपोजर रहा, तब ये इरिवर्सिबली इनिबिट हो जाता है एसिटिलकोलिनेस्टरेज। देन ऑर्गेनोफॉस्फेट की हम क्लिनिकल फीचर देखें कि बहुत ज़्यादा एसिडिटी बढ़ जाएंगी, बहुत ज़्यादा ब्रैडिकार्डिया हो जाएगा, हाइपोटेंशन हो जाएगा, पिन पॉइंट प्यूपिल ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और सिक्रीशन ये दोनों मोस्ट रिलायबल और मोस्ट स्पेसिफिक साइंस होते हैं, जिससे हम कंफर्म कर सकते हैं कि ये ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग की ही वजह से हो रहा है ये सब। देन उसका ट्रीटमेंट एट्रोपिन, क्योंकि एट्रोपिन ही जान बचाएंगे, बट हम इसको 5-5 मिनट से देंगे। एट्रोपिनाइजेशन और जैसे ही आगे हम रुक जाएंगे। देन साइन ऑफ एट्रोपिनाइजेशन, सिक्रीशन बढ़ रहा था, सिक्रीशन कम हो जाएंगी, हार्ट रेट नॉर्मल के पास आ जाएंगी। देन डैम यानी ऑक्साइम्स जो होते हैं वो एसिटिलकोलिन को ट्राई करते हैं रिएक्टिवेट करने का। पैम जो है वो सिर्फ पेरीफेरी में काम करता है, ब्रेन के इसमें CNS में काम नहीं आएगा। डैम जो है CNS में इसमें काम आएगा, और ये सिर्फ ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग में काम आएगा। थैंक यू।